सो ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में तीन बेसिक आपके पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कॉस एंड साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के अंदर आपके पास ग्राफ तो बेसिक तीन ही है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास डेफिनेटली अमेंडमेंट्स होती हैं, चेंजिंग्स होती हैं। सही, सिंपल साइन कॉस और टेन के बेसिक ग्राफ्स नहीं आते, इसमें एडवांसमेंट आती है। इसके अंदर कुछ आपके पास जो है वो जब कुछ पैरामीटर्स ऐड होते हैं, एडवांसमेंट्स होती है, नंबर्स ऐड मल्टीप्लाई होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो फिर आपके पास जो है ग्राफ में क्या क्या चेंजिंग आएंगी, वो सारी चीजें हम ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपके पास जो है वो कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, वो ये कि साइन कॉस और टेन का ग्राफ होता कैसे है। उसके लिए बनाने के लिए कि यार ऐसी शेप होती है, उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक सॉरी कौन से बेसिक एंगल्स लेते हैं। एक लेते हैं 0 डिग्रीज, एक होता है 90, एक होता है 180, एक होता है 270, और एक होता है 360 डिग्रीज। ये पांच एंगल्स जो है वो हमारे पास होते हैं, जो हमें ग्राफ को आइडेंटिफाई करवा रहे होते हैं। सही, ये एंगल्स हमेशा हमेशा जो बनेंगे वो आपके पास एक्स एक्सिस पे बनेंगे, और आप जो है वो फिर उसे, जब ये एंगल्स मेरे पास जो है वो एक्स एक्सिस पे बनेंगे, तो आप क्या करोगे, इन एंगल्स को उठा के सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे वन बाय वन टू गेट द आंसर्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज वाई ओवर हियर। सही है। अब आपके पास फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ, मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था साइन थीटा। जब आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की साइन जीरो, जब जीरो सब्स्टिट्यूट करोगे तो मेरा y का आंसर, आप क्रॉस चेक करना हाथ के हाथ, आंसर जीरो आ रहा होगा। जब आप जो है वो सब्स्टिट्यूट करोगे 90 डिग्रीज, तो आपका आंसर जो है वो वन आ रहा होगा। जब आप 180 डिग्री सब्स्टिट्यूट करोगे साइन, यानी एंगल 180 डिग्री साइन के साथ, तो मेरा आंसर जो है वो अगेन जीरो आएगा। 270 डिग्री पे आपके पास आंसर -1 आएगा, और 360 पे आपके पास अगेन जो है वो जीरो आ रहा होगा। ये आपके पास जो है वो आंसर्स आ रहे होंगे हमारे पास। सही। अब इसके लिए आपको जो है वो ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ के अंदर आपने ये हो जाएगा जीरो, ये हो गया आपके पास 90, ये हो गया 180, ये हो गया 270, 270, और ये हो गया 360। अब आपने यहां से जो है वो अपनी मूवमेंट की, यहां पहुंची, ठीक है, और यहां से आपने ऐसे लेके आए। अब ये मैं समझाता हूँ ये किस तरह प्लॉट हुआ। इसमें सबसे पहले तो आपके पास ये है, हाँ। अच्छा, अब आप यहाँ पे एक चीज आइडेंटिफाई करो थोड़ा सा, वो ये कि जब मैंने जीरो सब्स्टिट्यूट किया तो आंसर जीरो आया, इसका मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हुई मेरी, यहीं से स्टार्ट हुआ। उसके बाद साइन 90 पे आंसर वन आ रहा है, यानी y की वैल्यू वन चली गई विच इज योर मैक्सिमम पीक। उसके बाद साइन 180 पे मेरा आंसर अगेन जीरो आ रहा है, ये देखो ये 90 पे चला गया। उसके बाद साइन 270 मेरी पीक जो है वो नेगेटिव चली गई, यानी -1 आ गया, और साइन 360 पे जो है वो मेरी पीक जीरो हो गई। तो इस तरीके से जब हमने ग्राफ को ज्वाइन किया, तो ग्राफ इस तरीके से आया। स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है, सर ग्राफ आप डायरेक्ट ऐसे भी ज्वाइन कर सकते थे, लाइक दिस। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ नहीं बनता। रीजन ये है कि ये साइनोसॉइडल कर्व है विच इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन, सही है। ये डिस्क्रीट फंक्शन नहीं होता, कंटीन्यूअस होता है। कंटीन्यूअस का मतलब है ये हर वैल्यू पर अपना अलग आंसर कुछ ना कुछ दे रहा होगा। फॉर एग्जांपल 0 और 90 के बीच में आपके पास जो है वो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये सारे होल नंबर्स की फॉर्म है। ठीक है, इसी तरह अगर 0 से 10 में देखूंगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से मेरे पास हर नंबर पे बहुत माइनर 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 जब आपके पास आएगा, और हर उसके ऊपर माइनर माइनर इंक्रीज है। इसी तरह 90 से 180 के दरमियान जितने नंबर्स हैं, चाहे डेसिमल फ्रैक्शन चाहे होल नंबर कुछ भी आपके पास, तो इनमें माइनर माइनर क्या है, डिक्रीज है। इस वजह से शेप जो है वो इस तरीके से आती है, कभी भी मेरे पास शेप डायरेक्ट नहीं आती स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये कहलाता है साइनोसॉइडल कर्व, यानी साइन का ग्राफ। ठीक हो गया। दूसरा जो आपके पास है वो है हमारे पास कॉस थीटा। कॉस थीटा के अंदर भी अगेन आपके पास जो है वो सेम, जो एक्स एक्सिस पे वैल्यूज है वो आपने याद रखी हैं। एक्स आपके पास है यहाँ पे 0, 90, 180, 270 और 360। 270 और ये मेरे पास क्या है, 360 डिग्रीज है। सही है। तो अब मैं यहाँ पे अगर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो cos जीरो का आंसर आपके पास क्या होता है, cos जीरो का आंसर होता है 1। cos 90 की अगर बात की जाती है तो cos 90 का आंसर क्या होता है, cos 90 का आंसर होता है जीरो।
कॉस 180 का आंसर है -1, कॉस 270 का आंसर है 0, कॉस 360 का आंसर है 1। ठीक है, इस तरीके से आपके पास जो है वो ग्राफ प्लॉट हो जाता है। क्रॉस चेक एक दफा कर लेना, सही। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में अपनी ग्राफ की प्लॉटिंग करनी है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपने सेम प्रोसीजर यूज किया कि आपने यहाँ पे सिंपल जो है वो 0 डिग्रीज यहाँ पे प्लॉट किया, उसके बाद आपके पास जो है वो 90 डिग्रीज, उसके बाद 180 डिग्रीज, 270 डिग्रीज, 360 डिग्रीज मेरे पास यहाँ पे आ गया, सही। अब कॉस 0 जब आपने सब्स्टिट्यूट किया तो आंसर 1 आ रहा है। इसका मतलब ये कॉस 0 पे 1 का मतलब है स्टार्टिंग मेरे पास यहाँ पे 1 से हो रही है। इसका मतलब यही हो गया ना कि कॉस 0 1 का मतलब ये एक्स एक्सिस पे 0 है, तो वाई का आंसर 1 आ रहा है, यानी 1 से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद ग्राफ आपके पास कहाँ पे जा रहा है, 90 पे 0 आ रहा है, लाइक दिस। उसके बाद 180 पे अगेन -1 है, ये आ गया। 270 पे 0 आ रहा है और 360 पे 1 आ रहा है। अब अगर हमारे पास ग्राफिक शेप है कुछ इस तरीके से आएगी, ये आपके पास यहाँ पे आ गया, और यहां से आपके पास लाइक दिस, लाइक दिस। तो कुछ ग्राफ की शेप जो है वो आपके पास इस तरीके से ग्राफ की शेप आ जाएगी, जो जो है वो cos थीटा का ग्राफ बन जाएगा मेरे पास। थर्ड जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कौन सा है बेटा, 10x या 10 थीटा, जो भी आपके पास एंगल नाम दे सकते हैं, सही। अब यहाँ पे अगेन एंगल्स जो है वो आपने क्या रखने हैं, 0 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, 180 डिग्रीज, 270 डिग्रीज और 360 डिग्रीज। वाई जो है वो आपके पास क्या आएगा, जब आप जो है वो 10 0 रखोगे, 0 पे आंसर 0 देगा। 1090 पे आंसर आपके पास मैथ एरर देगा, 1090 पे आंसर आपके पास मैथ एरर दे रहा होगा। तो जब आपने जो है वो सब्सटीट्यूट किया 10 0, तो आंसर 0 आ रहा होगा। 1090 सब्सटीट्यूट करोगे तो वो मैथ एरर दे रहा होगा, जो बेसिकली होता है इन्फिनिटी। इसी तरीके से जब आपने सब्सटीट्यूट किया 180, तो अगेन आंसर 0 आ रहा होगा। 10 270 सब्सटीट्यूट करोगे तो फिर आपका जो है वो आंसर मैथ एरर आएगा, विच इज बेसिकली इन्फिनिटी। और 10 360 पे आंसर जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आपके पास जो है वो 0 90 180 270 और 360 के ग्राफ बन रहे होते हैं। अब यहाँ पर जो है वो आप देखो वैल्यूज क्या है, या तो 0 है या इन्फिनिटी है, कोई 1 2 3 नहीं है। इसका मतलब यहाँ पीक वैल्यूज की बात नहीं हो रही, यहाँ पीक वैल्यू का कोई नामो निशान नहीं होगा। इस ग्राफ के अंदर आपने जो थोड़ी सी चीज ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि ये हो जाएगा 0, ये हो गया 180 ओ 90 डिग्रीज, ये हो गया 180 डिग्रीज, ये हो गया 270 डिग्रीज और ये हो गया 360 डिग्रीज, सही। अब आप क्या काम करोगे, सबसे पहले आपने काम ये करना है कि जहां जहां 90 वो इंफिनिटी आ रहा है, जहां जहां इंफिनिटी आ रहा है वहां पर एक जो है वो आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, 90 पे और 270। कहाँ कर दिया भाई, 90 पे कर दिया और 270 डिग्रीज पे आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, सही है। ये जो लाइंस हैं ये कहलाती हैं एसिम्पटोट। क्या कहलाती हैं, एसिम्पटोट। एसिम्पटोट कहलाता है, सही। अब आप जो है वो एक चीज चेक करना, 0 से 90 के बीच में, सही है, यानी 0 भी इंक्लूड है उसमें, 90 नहीं है बस। 0 से 89.99999 के बीच में जो जैसे जैसे वैल्यूज आप बढ़ाते रहोगे, इंक्रीज करते रहोगे, आपके वाई के आंसर्स बढ़ रहे होंगे। यानी फॉर एग्जांपल अगर जो है वो आप सब्स्टिट्यूट करके देख लो, इनके बीच में हमारे पास वैल्यूज कौन सी रख सकती है, इनके बीच में आप वैल्यूज रख सकती हो रैंडम वैल्यूज कोई भी रख लो। फॉर एग्जांपल आप पहले रख लो 30, फिर रख लो 60, दो आंसर्स रख लो, आपको उसी से आइडिया हो जाएगा कि मेरे आंसर जो है वो बढ़ रहा है। जब आप 10 30 रखोगे आंसर आपके पास आ रहा होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग
0.577 शायद कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, 1060 रखोगी 1.732 कुछ इस तरीके से आपके पास आएगा। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरे पास यहाँ पे ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, ग्रेजुअल हो रहा है, स्लोली हो रहा है, लेकिन हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि मेरे जो ग्राफ की शेप है वो कुछ इस तरीके से जाएगी। ठीक है, अच्छा इसके अंदर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये याद रखना कि एक टाइम आता है कि ग्राफ बहुत ज्यादा एसिम्पटोट के करीब हो जाता है लेकिन कभी मिलेगा नहीं। एसिम्पटोट का काम ही यही होता है, मैथ एरर का मतलब यही है कि वहां पे उस जगह पे कभी कोई वैल्यू नहीं आ सकती। इसका मतलब यही है कि एसिम्पटोट जहां होगा वो ग्राफ को अपने से, यानी यहाँ पे भी डेफिनेटली इस पोर्शन में भी कोई ग्राफ बनेगा और इस पोर्शन में भी कोई ग्राफ बनेगा, इन दोनों पोर्शंस को वो कभी मिक्स नहीं होने देगा, ज्वाइन नहीं होने देगा। ये काम है एसिम्पटोट का। ठीक है, तो एसिम्पटोट जो वर्टिकल लाइन है उसका काम यही होता है कि वो दो ग्राफ को कभी भी, जैसे ये वाले पोर्शन में जो ग्राफ है इसमें और यहां से यहां तक जो ग्राफ है, जैसे ये ग्रीन वाला आ रहा है, इन दोनों कभी आपस में ज्वाइन होने नहीं देगा। ये एसिम्पटोट का काम है। सही है, दिखने में ऐसा लगेगा कि शायद आगे जाके बहुत लंबा खींच दूं तो मेरे पास जो है वो दोनों जाके आपस में जो है वो बहुत ज्यादा ज्वाइन हो जाए, बहुत ज्यादा जुड़ जाए। ठीक है, यानी कंबाइन किसी टाइप में हो जाए, लेकिन कभी नहीं होगा। ये लॉजिक, ये रूल याद रखना है इसके अंदर। ठीक है, अब आपने जो करना है वो क्या करना है, 90 से 180, इसको जरा चेक करोगी तो 90 से 180 जब चेक करोगी तो नेगेटिव वैल्यूज में इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा होगा आपको। यानी फॉर एग्जांपल -3 -2 -1 इस तरीके से इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। तो ये आपके पास यहां से ऐसे आएगा, लाइक दिस। ये कुछ इस तरीके से आपके पास आएगा। ये हो गया। और इसी तरह 180 से 270 चेक करोगी तो 270 को हटाकर आप देखोगी तो आपके पास ग्राफ में अगेन जो है वो पॉजिटिव इंक्रीज नजर आ रहा होगा, लाइक दिस। ये आपके पास आएगा। ठीक है, उसके बाद 270 से 360 करेंगे तो आपके पास अगेन जो है वो यहाँ से दोबारा इस तरीके से कुछ इंक्रीज नजर आएगा, नेगेटिव में इंक्रीज नजर आएगा। तो ये आपके पास, तो ये जो कंप्लीट शेप है, ये जो कंप्लीट शेप है आपके पास, ये कहलाती है टेन थीटा का ग्राफ। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज को जहन में रखना, अब इसके अंदर एक चीज को जहन में रखना, वो चीज ये है कि यहाँ पे पीक पॉइंट्स तो होते नहीं है, क्योंकि आपके पास जो है वो जिस तरह यहाँ पे साइन और कॉस के अंदर अगर आप देखो, ये जो मेरे पास थी, ये पीक पॉइंट कहलाता है, दिस इज द पीक पॉइंट, दीज आर द पीक पॉइंट्स, मैक्सिमम मिनिमम जिसे कहते हैं। लेकिन 10 में नहीं होता। सो 10 में मेरे पास जो है वो टर्निंग पॉइंट्स कहलाते हैं, जहां से ग्राफ जो है वो बहुत स्लोली अपनी जो है वो, यानी यहां से ये कहलाता है टर्निंग पॉइंट, ये वाला पार्ट टर्निंग पॉइंट, और यहां से ग्राफ जो है वो ऐसा लगता है कि अब सीधा होना शुरू हुआ, थोड़ा थोड़ा होता नहीं है लेकिन वो दिखता है। सही है, तो ये क्या कहलाता है, टर्निंग पॉइंट। तो जो वैल्यूज आपके पास पीक पॉइंट्स होती हैं वो बेसिकली यहाँ पे टर्निंग पॉइंट बनती हैं, दैट इज ये होगा मेरे पास 1 और ये होगा -1। अब आपका क्वेश्चन अराइज होता है, सर यहाँ तो कहीं 1 और -1 नहीं है, आपने 1 और -1 कैसे लिख दिया? तो 1 और -1 मैंने ऐसे लिखा, अगर आप 10 0 से 90 के बीच में 45 अगर सब्स्टिट्यूट करते हो, 1045 का आंसर 1 होता है, तो इसका मतलब 45 मेरे पास यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा। 0 और 90 का सेंटर पॉइंट होता है ना, तो 0 और 90 का अगर सेंटर पॉइंट है तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, 45 होगा। तो वो मेरे पास अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, ये 45, और यहाँ से अगर मैं ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ, मेरा यहाँ 1 पे आ जाएगा। इसी तरीके से यहीं से नीचे लेके जाऊंगा तो मेरे पास -45 है। -45 जो होगा वो कहाँ पे होगा, वो इस ग्राफ के अंदर होगा, यानी ये मेरे पास नेगेटिव वैल्यू के अंदर, तो यहाँ पे जाएगी वो वैल्यू, ये आ जाएगी -1। तो इस तरीके से हमारे पास जो दूसरे वैल्यूज है उसमें डेफिनेटली 1 और -1 लाई कर रहा होता है, इसलिए हम टर्निंग पॉइंट पे जो है वो अपने 1 और -1 प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास कंप्लीट जो है वो टेन थीटा का ग्राफ हो गया। एडवांसमेंट इन ग्राफ के अंदर हमारे पास जो है वो तीन बेसिक एडवांसमेंट होती है। सही है, तो यानी तीन किस्म की एडवांसमेंट होती है जो हम पढ़ रहे होते हैं। एक कहलाता है एम्पलीट्यूड, एक होता है न्यू पीरियड, एक होता है ट्रांसलेशन वेक्टर। तीन चीजें आपके पास हो गई। एक क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, दूसरा क्या होता है, न्यू पीरियड होता है, और तीसरा क्या होता है, ट्रांसलेशन वेक्टर हमारे पास होता है। ठीक है, अब ये तीन अपने अपने काम कर रहे होते हैं। सही है, क्या काम इनके क्या होते हैं, फिर इनको देखेंगे प्लॉट कैसे होता है। एम्पलीट्यूड का काम ये होता है कि या तो ये अपनी पीक वैल्यू को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, यानी ये वर्किंग कर रहा होता है किसके ऊपर, पीक वैल्यू इंक्रीज पे या पीक वैल्यू डिक्रीज पे। सही है, एक तो ये हो गया। न्यू पीरियड का काम क्या होता है, ये डिफाइन करता है कि कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स आपके पास बनेंगे, नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी होंगी। सही है, ये सारी चीजें वो डिफाइन कर रहा होता है, कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स और किस किस पोजीशन पे होंगी, सब ये डिफाइन करता है। ट्रांसलेशन वेक्टर का जो काम है वो क्या होता है, वो ग्राफ की पोजीशन
जो है वो चेक करता है कि अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। ठीक है, ये ऑलरेडी हम जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने फंक्शंस पढ़ा था उसके अंदर डिस्कस कर लिया था। उसके अंदर हमने ट्रांसफॉर्मेशन में डिस्कस कर लिया था अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट कब होती है, जब आपके पास अलग से जो है कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है नंबर, यही वो ट्रांसलेशन वेक्टर है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ग्राफ को शिफ्ट करता है। शिफ्ट कहाँ पे करता है, या तो अपवर्ड करेगा या डाउनवर्ड करेगा। साइकिल उठाओ, इस तरीके से आपके पास जो है वो, इस तरीके से आपके पास जो है वो आ जाएगा। सही है। अब आपके पास जो है वो काम क्या करना है, सबसे पहले वर्क करते हैं हम अपने एम्पलीट्यूड के ऊपर। देखो बेसिक, अच्छा इसमें मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है नंबर ऑफ साइकिल्स। नंबर ऑफ साइकिल्स क्या होती हैं साइन कॉस टेन में, जरा समझ लो। नंबर ऑफ साइकिल का मतलब ये सबसे पहली चीज कि भाई मेरी एक बाय डिफॉल्ट साइकिल जो है वो कहाँ कंप्लीट हो रही है। साइकिल कंप्लीट होने का मतलब ये है कि साइन थीटा का एक ग्राफ पूरा, ये हाफ साइकिल और ये हाफ साइकिल, पूरी एक साइकिल यहां से यहां तक कंप्लीट हुई है, ये कहलाती है वन साइकिल। बेसिक जो होता है, बेसिक्स में हम हमेशा वन साइकिल पढ़ते हैं, तो ये जो है ये बेसिकली वन साइकिल है, जो कहां से कहां तक है, 0 से 360, यानी एंडिंग लिमिट क्या है, 360 डिग्रीज इसकी, जिसे आप जो है वो रेडियंस में कहते हो 2 पाई। ठीक है, डिवाइड नहीं कर रहा, ऑब्लिक लगा के और करके जिसे हम कह रहे हैं, डिवीजन नहीं हो रही है, सही। 360 या 2 पाई। इसी तरीके से आपके पास जो है यहाँ पे वन साइकिल जो है वो कहां से कहां तक है, सेम 360 या 2 पाई। सही है। अच्छा, 10 की जो वन साइकिल है, अब यहाँ पे 10 की साइकिल चेक करो, अगर मैं सिंपल एसिम्प्टोट के बीच में ही बात कर लेता हूं तो ये मेरी एक साइकिल है, ये एक साइकिल कहलाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये, अगर ये एक साइकिल है और उसके बाद ये हाफ हो गई और ये हाफ हो गई, तो टोटल कितनी हो गई मेरे पास, दो साइकिल्स बन रही हैं। तो मेरे पास अगर यहां पर 0 से यानी 360 तक अगर मेरी दो साइकिल्स हैं, तो एक साइकिल कितने डिग्रीज पर खत्म होगी, तो आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ये तरीका समझा रहा हूं खाली, वरना डायरेक्टली 180 के बराबर होता है। तो आप क्या करोगे, x इज इक्वल्स 360 डिवाइडेड बाय 2 करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 180 डिग्रीज, यानी एक साइकिल 10 की जो कंप्लीट होती है, ये याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये सारी। सही है, वो 180 डिग्रीज, या आप इसे कह लो पाए पे, आपकी जो है पाए रेडियंस पे जो है वो आपके पास क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो साइन कॉस की साइकिल हमारे पास 360 डिग्रीज या 2 पाई रेडियंस, और टेन थीटा की जो साइकिल है वो आपके पास या तो 180 डिग्रीज या पाई रेडियंस पे आपकी जो है वो कंप्लीट होती है। सही है, बेसिक बाय डिफॉल्ट की बात कर रहा हूं मैं। सही। अब बात करते हैं एम्पलीट्यूड की, नॉर्मल ग्राफ की तरफ मूवमेंट करते हैं अपनी। सबसे पहली चीज आपके पास यहां पर फॉर एग्जांपल मैंने ये कहा, एम्पलीट्यूड कहाँ लिखा जाता है। एम्पलीट्यूड को लिखने का मतलब, अगर इक्वेशन में जो है वो मेरे पास नंबर कहीं लिखा हुआ आएगा, तो मैं कैसे पहचानूंगा कि वो एम्पलीट्यूड है या नहीं है। सही है, तो सबसे पहली चीज आपके पास, अगर साइन कॉस और टेन, साइन कॉस, साइन कॉस और टेन, ये तीन आपके पास है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कोई भी एंगल वो दे देता है, लेट सपोज वो कहता है भाई साइन वाई है, कॉस वाई है और टेन वाई है। ठीक है, अब अगर मेरे पास जो है वो एम्पलीट्यूड नजर आएगा, तो हमेशा याद रखना, एम्पलीट्यूड हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई होता हुआ नजर आ रहा हो। सही है? यानी फॉर एग्जांपल यहां पे ऐसे ए की फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, ए। सही है। अच्छा, अब इसमें ये लाजिम नहीं होता कि वो सिर्फ ए से ही इसको डिनोट करे, कंफ्यूज करने के लिए वो कभी बी भी कह सकते हैं, वेरिएबल का नाम कोई भी हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट दे सकते हैं। ठीक है, बस याद करने वाली चीज क्या है कि एम्पलीट्यूड जो है वो हमेशा कहां पे होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लेफ्ट हैंड साइड पे होगा और मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लेफ्ट हैंड साइड पे होगा और मल्टीप्लाई हो रहा होगा। सो यहां नोट डाउन कर लो, एम्पलीट्यूड इज ऑलवेज मल्टीप्लाइंग ऑन लेफ्ट साइड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डन हो गया, ये याद रखना है इस बात को। सही है। अब इसको जो है वो क्वेश्चन के अंदर आपके पास इस तरीके से आ सकता है, फॉर एग्जांपल वो ये कह दे कि भाई 3 cos x, एक ही हो गया। फॉर एग्जांपल वो कह दे 4 tan y, वो ये कह दे 10 sin x। अब सारी चीजों में एक चीज आइडेंटिफाई करो, 3, 4
और 10, ये तीनों के तीनों लेफ्ट हैंड साइड पे और मल्टीप्लायर है, इसका मतलब ये एम्पलीट्यूड्स को डिनोट कर रहे हैं। किस चीज को डिनोट कर रहे हैं ये सारे? एम्पलीट्यूड्स को डिनोट कर रहे हैं। सही। अच्छा, अब आते हैं आपके पास सबसे पहले एग्जाम्पल के ऊपर। फर्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है y इज इक्वल्स 3 cos x। सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पर मैं यहाँ से कॉपी डाउन कर लेता हूँ ग्राफ, क्योंकि ऑलरेडी हमने प्लॉट किया हुआ है। तो यहाँ से ग्राफ जो है वो पिक करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास ग्राफ। सही, नॉर्मल कॉस थीटा का ग्राफ है। अब मैंने क्या करना है, इसको थोड़ा सा मैं एनहांस कर रहा हूँ। यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ पे बैठा। सही। अच्छा, अब आपने क्या किया, जो ग्राफ आपके पास 1 और -1 पे था, अब आप क्या करोगे, आपने एक चीज आइडेंटिफाई की, आपने एक चीज आइडेंटिफाई की कि यहाँ पे मेरे पास जो है वो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। आप सिंपल क्या करो, अपनी पीक वैल्यूज को जो है वो क्या कर दो, पॉजिटिव और नेगेटिव को इस नंबर तक क्या कर लो, स्ट्रेच कर लो, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ स्ट्रेच कर लो। तो यहां से अगर मैं इसको यहां से लेता हूं, तो ये उठ के 2 और 3 फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, ये आपके पास चला गया। और इसी तरीके से यहाँ पे इसकी ये वाली जो पीक है, यहाँ से उठी, ये यहाँ पे चली गई, और ये इस तरीके से ग्राफ, ये आपके पास होगी। और इसी तरह नीचे वाली पीक जो है वो भी मेरे पास यहाँ पे चली गई। तो अब आप एक चीज आइडेंटिफाई करो कि मेरे पास यहाँ पर ये हो गया यहाँ पे 3, और ये हो गया यहाँ पे -3। सही है। तो आपने ये देखा कि वर्किंग कहाँ पे हुई वाली, ना मैंने एक्स एक्सिस पे किसी पॉइंट को छेड़ा, किसी पॉइंट को नहीं छेड़ा, मैंने सिर्फ क्या किया, जो मेरी पीक्स थी, ये +3 पे गया, और ये जो नेगेटिव पीक थी सेम इसी नंबर पे यानी -3 पे चला गया। तो ये कहलाता है एम्पलीट्यूड, यानी मैंने ग्राफ को क्या किया, पीक शिफ्ट कर दी। उसने यही कहा था एम्पलीट्यूड में क्या होता है, पीक वैल्यूज इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, तो यहाँ पे इंक्रीज होगी क्योंकि पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ आपके पास जो है वो यहाँ पे चला जाएगा। सही है। और मल्टीप्लाई हो रहा है होल नंबर, अगर 1/3 होता तो ये छोटी हो जाती, इसकी पीक्स कम हो जाती और छोटा ग्राफ बनता। अगर 1/3 होता, नेगेटिव में नहीं, 1/3 में। और यहाँ क्योंकि 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे पीक्स जो है वो बढ़ेंगी, थ्राइस हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू द स्केल फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है y = 4 sin x। ये मेरे पास क्वेश्चन आ गया। अब आप क्या करोगे, सिंपल, चेंज किस में आएगा, पीक्स में, क्योंकि एम्पलीट्यूड है। सही है। आपने क्या किया, यहाँ पे ये 1 था, यहां से अपनी पीक्स उठाई, यहां तक चली गई। सही, सिर्फ पीक में चेंज आया, स्टार्टिंग वैल्यू पे नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, सर यहाँ पे तो स्टार्टिंग वैल्यू पे आया, रीजन उसका ये था, अगर मैं यहाँ से ग्राफ कंप्लीट करता हूँ, सो दिस विल बी द पीक, ये पीक पॉइंट है, इस वजह से यहाँ पे चेंज आया मेरे पास। ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग जो है मेरे पास 0 से ही हो रही है, पीक नहीं है। तो पीक ये वाला पॉइंट था, ये वाला जो यहाँ पे स्ट्रेच होकर ऊपर की तरफ चला गया, वाई एक्सिस पे स्ट्रेचिंग हो गई इसकी, तो यहाँ पे पीक आ गई। इसी तरीके से डाउनवर्ड पीक आपके पास यहाँ पे आएगी, और यहाँ से कुछ इस तरीके से आपके पास डाउनवर्ड पीक आ गई। एक, दो, एक, दो, तीन, और समथिंग लाइक दिस। चलो, ये आपके पास हो गया, ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपके पास। अच्छा, अब ये वाला जो पॉइंट है, ये पहले था 1 के ऊपर, ये था -1 के ऊपर। अब आपके पास जो आ जाएगा वो किस पे आ जाएगा बेटा, क्योंकि आपने आइडेंटिफाई किया यार 4 है, तो 4 और -4 पे जाएगा, ये हो गया +4, ये हो गया आपके पास -4। तो ये यहाँ से शिफ्ट हुआ, यहाँ से रिमूव हो गया, तो आपके पास जो है वो साइन थीटा ग्राफ प्लॉट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है y = 2 tan x। अब जो है वो मेरे पास यहाँ पे क्या है, 2 है। सही। अब यहाँ पे जो है वो सबसे आसान होता है इसका ग्राफ, रीजन उसका ये है कि आपके पास पीक्स तो है नहीं कि जिसको मैं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मैंने शो करना है, मैंने सिर्फ टर्निंग पॉइंट को शो करना है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट 1 और -1,
क्योंकि मुझे टर्निंग पॉइंट को ही देखो, एम्पलीट्यूड जो है ना वो हमेशा टर्निंग पॉइंट पे शो होता है 10 के ग्राफ में, ये याद रखना। इसीलिए मैंने 1 और -1 मार्क करके बताया था कि ये जो एम्पलीट्यूड है ये हमेशा टर्निंग पॉइंट पे ही शो होगा। ठीक है, ग्राफ का टर्निंग पॉइंट यही आपके पास जो है वो एम्पलीट्यूड होता है। तो अब यहाँ पे मेरे पास जो है वो क्या है, 1 और -1 बाय डिफॉल्ट है। तो अब यहाँ पे आपने देखा कि यार क्वेश्चन में मेरे पास 2 था, तो इसका मतलब है आपने क्या किया, सिंपल इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 और -1 आपने इसकी वैल्यूज ही चेंज कर दी। आपने लिखा यहाँ पे 2 और यहाँ पे लिखा -2, क्योंकि मैंने जिस तरह आपको बताया कि देर इज नो नीड टू राइट डाउन कि पहले 1 से फिर चला फिर 2 फिर 3, इस तरीके से कोई मेंशन नहीं करना आपने, सिंपल जो है वो अपने टर्निंग पॉइंट्स या पीक पॉइंट्स पे वर्किंग करनी है। तो अब यहाँ पे से आपने 2 और यहाँ पे -2, अब हो सकता है भाई 1 यहाँ -1 यहाँ हो, 1 यहाँ हो, या कहीं भी हो, आपको उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आपने सिंपल इसको जो है वो 2 और -2 प्लॉट किया और आपका ग्राफ यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। न्यू पीरियड की बेटा बात करते हैं। तो न्यू पीरियड के अंदर एक जो हमने जब बेसिक्स पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी जो कहलाती है वन साइकिल। वन साइकिल का मतलब क्या होता है, जहां पर मेरा एक ग्राफ जो है वो पूरा अपनी एक साइकिल को कंप्लीट करता है, चाहे वो साइन है कॉस है टेन है कुछ भी आपके पास है, सही। तो हमने ये देखा था कि अगर हम साइन या कॉस की बात करते हैं तो वो आपके पास कंप्लीट होता है किसके ऊपर, 360 पे। और अगर टेन की बात की जाती है तो वो आपके पास कंप्लीट होता है किस पे, 180 डिग्रीज पे। सही, दो चीजों को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। साइन कॉस किस में जाता है आपके पास, 360 डिग्रीज पे जाता है। और 10 किस पे जाता है, 180 डिग्रीज के ऊपर आपके पास वर्किंग कर रहा होता है। ओके ओके सही। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर दो फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ। सही है। एक फॉर्मूला होता है कि हमारे पास न्यू पीरियड किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, एक ही होता है। और दूसरा हमारे पास जो है वो होता है कि अगर मैंने नंबर ऑफ साइकिल्स कैलकुलेट करनी है तो उसका क्या तरीका होता है। सही। अब न्यू पीरियड का आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है, न्यू पीरियड का मतलब क्या है, जहां मेरी एक साइकिल कंप्लीट हो, जहां मेरी एक साइकिल कंप्लीट हो, उसका फॉर्मूला होता है, अगर तो साइन और कॉस है तो होता है 360/b। ठीक है, अगर क्या है साइन और कॉस है तो, और अगर 10 है उसका फॉर्मूला होता है 180/b। 180/b, ये मेरे पास होता है, सही। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पर एक तो ये हो गया, दूसरा ये हमारे पास हो गया कि नंबर ऑफ, अगर मैं साइकिल्स की बात करता हूं तो नंबर ऑफ साइकिल्स की अगर मैं बात करता हूं तो नंबर ऑफ साइकिल्स का जो तरीका होता है, जो भी आपकी टोटल लिमिट है, अगर मैंने नंबर ऑफ साइकिल्स निकालनी है तो जो भी टोटल लिमिट क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, जो भी टोटल लिमिट क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी उसे डिवाइड करोगे किससे, जो एक साइकिल का आपके पास आंसर आया होगा। सही है, यानी यहाँ पे जो आंसर आपके पास वट एवर विल बी द आंसर, वो उठा के आप यहाँ सब्स्टिट्यूट डिनोमिनेटर में, और टोटल लिमिट जो है वो आपको क्वेश्चन में दी जाएगी, उसे आप जो है वो क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे और अपने आंसर को, नंबर ऑफ साइकिल्स कैलकुलेट कर लोगे जल्दी से। राइट जाता है। न्यू पीरियड मुझे कैसे पता चलेगा क्वेश्चन के अंदर न्यू पीरियड जो है वो क्या है। सही। अच्छा, इसमें एक चीज समझना थोड़ा सा, बी जो होता है वो क्वेश्चन में गिवन होता है, मोस्टली बी जो है वो क्वेश्चन में गिवन होता है, और न्यू पीरियड यानी वन साइकिल आपने कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि यार ये कहां पर लिखा होता है, तो इसका तरीका होता है ऐसे, साइन ए और फिर एक्स, यानी मेरे पास एंगल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होता है दैट इज द वैल्यू ऑफ बी। ये क्या कहलाता है, बी कहलाता है, ये बी होता है। ये आप उठा के जो है वो सब्स्टिट्यूट करते हो और अपना न्यू पीरियड वन साइकिल कैलकुलेट करते हो, फिर नंबर ऑफ साइकिल्स निकालते हो और अपने ग्राफ पे प्लॉट कर रहे होते हो। ठीक है। तो याद रखना, एंगल के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है दैट इज ऑलवेज बी, और इसको देखते हुए हम अपनी जो है वो नंबर ऑफ साइकिल्स को डिसाइड कर रहे होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन आपके पास है साइन 3x। सही। अब साइन 3x के अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेट करना है कि यार मेरे पास जो है वो एक साइकिल कहां पर कंप्लीट होगी। लिमिट क्वेश्चन के अंदर दी जाएगी, हर दफा लिमिट 0 से 360 नहीं हो सकती, कभी वो आपको जो है वो 90 से -90 से +90 भी दे सकता है, कभी वो आपको जो है वो -180 से +180 भी दे सकता है, कभी वो आपको -360 से +360 भी दे सकता है, और कभी वो आपको 0 से 180 भी दे सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन वो आपको जो है वो किस तरीके से क्वेश्चन दे रहा है। सो लेट से अगर मैं बात करता हूँ कि भाई उससे मुझसे कहा 0 से 180 की लिमिट है,
ठीक है, क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, 0 से 180 की लिमिट है मेरे पास। तो इसका मतलब ये हुआ, और क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंपल करते हैं, अभी मुश्किल नहीं करते, ताकि पहले चीज समझ आए। sin 4x मेरे पास सही। अच्छा, अब आपने क्या करना है, पहला स्टेप ये है कि यू हैव टू फाइंड आउट न्यू पीरियड विच इज बेसिकली इक्वल टू 1 साइकिल। यानी एक साइकिल कहाँ पे मेरे पास रुकेगी। तो ये क्या हो जाएगा, ग्राफ किस चीज का है मेरे पास यहाँ पे, साइन का। तो ये क्या हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय। अब 360 डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करोगे, जो आपके पास बी की वैल्यू है। तो बी की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास क्या है, 4। तो ये यहाँ पे आ गया। अब इसे आपने कैंसिल किया तो आंसर आ गया 90। तो पता ये चला कि एक साइकिल आपकी 90 डिग्रीज पे कंप्लीट होनी चाहिए। एक साइकिल किस पे कंप्लीट होनी चाहिए, 90 डिग्री। अब आपने क्या करना है, नंबर ऑफ साइकिल्स फाइंड आउट करनी है। नंबर ऑफ साइकिल्स फाइंड आउट करने के लिए आप क्या काम करोगे, आपने जो है फॉर्मूला यूज किया, टोटल लिमिट अपॉन 1 साइकिल। 1 साइकिल की वैल्यू तो आपने निकाल ली, टोटल लिमिट का मतलब ये है जो भी आपके पास ये लिमिट है इसको आपने फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है अपर लिमिट यू एल, अपर लिमिट माइनस एल एल लोअर लिमिट। ठीक है, यू एल का मतलब अपर लिमिट, लोअर लिमिट एल एल, सही है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 1 साइकिल, जिसे हम न्यू पीरियड कहते हैं। तो अपर लिमिट की वैल्यू क्या, 180 माइनस 0 180 होता है, डिवाइडेड बाय न्यू पीरियड। न्यू पीरियड आपके पास कितना आया, 90। तो अगर मैं इसे कैंसिल करता हूं तो इसका मतलब आ गया 2, यानी मेरी नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी आएंगी, 2 आएंगी। समझ आती है बात। ठीक है, तो दो चीजें हमें पता होनी चाहिए, एक कि मेरे पास 90 डिग्री पे जो है वो एक साइकिल कंप्लीट होगी, दूसरी नंबर ऑफ साइकिल्स टोटल 2 आनी चाहिए। ठीक है, 0 से 180 था मेरे पास, यानी नेगेटिव की कोई कंडीशन नहीं है, नेगेटिव पे कोई ग्राफ नहीं बन रहा। आपने यहाँ पे जो है वो इस तरीके से ग्राफ प्लॉट किया। नंबर ऑफ साइकिल्स मेरे पास कितनी आनी चाहिए, नंबर ऑफ साइकिल्स मेरे पास 2 आनी चाहिए, 0 से स्टार्ट होगा। तो आपको साइन का ग्राफ ऑलरेडी पता है कि यार किस तरीके से होता है। तो आपने वैसे ही 2 साइकिलें प्लॉट कर दी, 1 2। ये हो गया। इसी तरीके से यहां से भी आपने एक ले लिया, और यहां से आपने दूसरा। ये आपके पास ये हो गया, और यहाँ पे इस तरीके से आपके पास आ गया, लाइक दिस। अब यहाँ पे आपने एक चीज आइडेंटिफाई करनी है कि यार उसने बोला एक साइकिल कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ये साइकिल पूरी, एक साइकिल यहाँ पे स्टॉप हो रही है, ये एक साइकिल कहलाती है। तो ये कंप्लीट हो रही है, एक जा रही है 90 पे, और दूसरी कितने पे आ रही है, 180 डिग्री। दो साइकिलें बन गई मेरे पास। अब एम्पलीट्यूड अगर मैं कहता हूं यहाँ पे कोई नंबर आउटसाइड मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, कुछ नहीं है तो 1 है डेफिनेटली, सही है ना, 2 ना 3 ना 4, कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये पीक जो रहेंगी वो 1 और -1 रहेगी। पीक में कोई चेंज नहीं आएगा, 1 और -1 मेरे पास यहाँ पे पीक हो गई, सही। अच्छा, अब आपने, अब ये हो गया हमारे पास। अब आपने क्या करना है, इनकी सेंटर वैल्यू 0 से 90, 0 से 90 का मतलब है हाफ, हाफ कितना हो गया, 45। उसके बाद 90 और 180 का हाफ 135। ये आप प्लॉट कर दो, ठीक है, यहां तक भी ग्राफ सही है, गलत नहीं है। लेकिन अगर इससे और हाफ आप प्लॉट करोगे तो भी आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। ये कहलाएगा 22.5 यानी 22.5। ये आपके पास क्या हो जाएगा, 67.5। मुझे जो है वो करेक्ट कर देना अगर कैलकुलेशन एरर हो रहा है तो। ये हो जाएगा 100, 110, 112.5, और ये हो जाएगा 135, 45, 55, 57.5। ये हमारे पास हो गया, इसमें 22.5 ऐड होगा, यानी 22.5, तो 180 आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है वो कंप्लीट ग्राफ प्लॉट हो गया न्यू पीरियड को देखते हुए, जहां हम नंबर ऑफ साइकिल्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। जहां नंबर ऑफ साइकिल्स डिस्कस करते हैं और साथ में एम्पलीट्यूड को भी देख लेते हैं कि यार एम्पलीट्यूड के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा। क्वेश्चन आपके पास है बेटा, 10 3x और लिमिट है -180 से 180 डिग्री। सबसे पहला काम क्या करोगे, यहाँ पे 1 साइकिल यानी न्यू पीरियड फाइंड आउट करोगे। न्यू पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि 10 मेरे पास फिक्शन है, तो इसका मतलब है 180 यहाँ पे आएगा, डिवाइडेड बाय 3 मेरे पास आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 60 डिग्रीज। यानी एक जो आपके पास साइकिल है वो कितने पे कंप्लीट होनी चाहिए, 60 डिग्रीज पे कंप्लीट होनी चाहिए, सही। नंबर ऑफ साइकिल्स अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो नंबर ऑफ साइकिल्स कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, जो लिमिट है 180, अपर लिमिट माइनस और फिर लोअर लिमिट दैट इज -180, डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है यहाँ पे आपने, यहाँ पे किससे करना है,
3 से, नहीं सॉरी 60 से। 60। हाँ, सो 360 डिवाइडेड बाय 60, तो 6 6 36, दैट इज 6। तो नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी आएंगी टोटल? टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स आपके पास 6 आ जाएंगे। ओके। 180 माइनस दिस 360 होता है, उसके बाद डिवाइड बाय 60 किया, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स जो है वो कितनी आ जाएंगी? 6 मेरे पास जो है वो नंबर ऑफ साइकिल्स आ जाएंगी। अब इसको प्लॉट करने के लिए सबसे पहली चीज आपने आइडेंटिफाई करनी है। देखो यहाँ पे हमने ग्राफ जो भी देखा उसके अंदर एक बात याद रखना है, जितनी नंबर ऑफ साइकिल्स, क्योंकि 10 का ग्राफ है, यहाँ पे एसिम्पटोट के बारे में भी बात की जाती है। जितनी नंबर ऑफ साइकिल्स होंगी उतने नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स भी होंगे। यानी इसका मतलब है नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स कितने आने चाहिए? 6। सही है। एसिम्पटोट्स तो आपको पता है क्या होती है, वो वर्टिकल लाइन जो ग्राफ को मिलना है उसमें नहीं दे रही होती 10 में। ठीक है, तो नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स मेरे पास कितने यहाँ पे? 6 हैं। अच्छा, अब इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? इसको अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ, तो मेरे पास जो लिमिट्स है वो क्या है? मेरे पास यहाँ पे -180, यहां से मैंने स्टार्ट करना है अपना ग्राफ। ठीक है, सबसे पहले एक काम ये करो। आपके पास था 10, 3, यहाँ पे जरा -180 सब्सटीट्यूट करो और मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है जल्दी से। इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसका आंसर आ रहा होगा 0। चेक करो। जी सर, 0 है। 0 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ग्राफ की स्टार्टिंग जो है वो यहां से हो रही है। यानी ये एसिम्पटोट की पोजीशन नहीं है। एक बात तो ये क्लियर हो गई, ये एसिम्पटोट की पोजीशन नहीं है। ठीक है, अब अगली बात करते हैं, क्योंकि हमें एक जीरो की पोजीशन पता चल गई ना, अगला जीरो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? 60 का गैप चल रहा है, -180 + 60, क्या आंसर आएगा? -180 पे जीरो आ रहा है, तो अगला। -120। हाँ, तो मेरा -120 पे अगला जीरो आएगा। उसके बाद -120 आया, इसके बाद +60 करूंगा, फिर मेरा अगला जीरो -60 पे आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि -180 से अगली मेरे पास आई -120, उसके बाद मेरे पास आया -60, उसके बाद आएगा 60, उसके बाद क्या आएगा? 120। ये मेरे पास आ गया, एंड द लास्ट वन इज 180। इसको थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं, समथिंग लाइक दिस। श्योर, इसको थोड़ा सा सही करते हैं पहले। यहाँ ले आते हैं, इसको यहाँ ले आओ, और ये हो गया। उसके बाद ये हो गया 60, ये हो गया 180, 120, और ये हो गया 180 डिग्री। सही है। अच्छा, अब आपके पास अब आपके पास जो है वो ये आ गया -60, ये आ गया आपके पास 60, और ये आपके पास यहाँ पे 120 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब जो जीरोस पे आपके पास आ रहा है वो जीरो कहाँ आया भाई? -180 पे आया, उसके बाद -120 पे जीरो आया, उसके बाद -60 पे जीरो आया, -60 में आप उसके बाद क्या करोगे? +60। तो आंसर क्या आएगा? अगर मैं यहाँ पे -60 और +60 करता हूँ, आंसर क्या आएगा? 0। उसके बाद जीरो में फिर 60, फिर 120, फिर 180, करेक्ट? ऐसा ही होगा कुछ। इसको, इसका मतलब है और थोड़ा सा इधर लेके आना है, क्योंकि हमारे पास जो है वो ग्राफ बहुत 6 ग्राफ पे चीज चल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ। मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जी सर। अच्छा, अब आपके पास जो है वो ये सारी वैल्यूज किस पे चल रही है? आपके पास आया -180, फिर -120, फिर -60, 0, उसके बाद 60, 120, 180। ये सारा आपके पास जो है वो 60-60 का गैप यहाँ पे चल रहा है। तो ये सारे जीरोस पे हैं। ये आपके पास आ गया। ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब बात कर लेते हैं थोड़ी देर एसिम्पटोट की। एक बात हमेशा याद रखना, -180 और -120 का जो भी सेंटर पॉइंट होगा दैट विल बी दी एसिम्पटोट। जीरोस आपने आइडेंटिफाई कर लिए। अब दो जीरोस, जो दो जीरो के पॉइंट होते हैं, इनका जो एग्जैक्ट सेंटर होता है ना, वो आपके पास एसिम्पटोट होता है। इनका सेंटर कैसे निकालोगे? इसका सेंटर निकालने का तरीका, -180 -120 डिवाइडेड बाय 2। क्या आंसर आएगा जल्दी से? -150। ये आंसर आ गया। तो सेंटर आपको मिल गया, एसिम्पटोट। अगर आपको कंफ्यूजन है, आप क्या करो, -150 पे जरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो। जरा यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो।
x की जगह पे 180 की जगह -150 सब्स्टिट्यूट करो, 3 से मल्टीप्लाई करो इसे और 10 का आंसर निकालो। इट विल गिव यू मैथ एरर। जल्दी से। यस सर। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली एसिम्प्टोट की जो वैल्यू आपको मिल गई वो क्या मिली यहां पर? -150। अब अगली मुझे वैल्यू चाहिए, तो -50 में क्या करूंगा? 60 को ऐड करूंगा, क्योंकि 60 का गैप चल रहा है। मैंने क्या कहा था? नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स, गैप हमेशा इक्वल रखोगे, नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स भी उतने ही आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, -90। 90। सही है। -90 में +60 ऐड करेंगे, आंसर क्या आएगा? -30। -30 में 60 ऐड करेंगे, आंसर क्या आएगा आपके पास? 30। उसके बाद 30 में 60 ऐड करेंगे, आंसर क्या आएगा? 90। 1 2 3 4 5, और 90 में ऐड करेंगे, लास्ट आ जाएगा 60, तो आंसर आएगा 150। ठीक है। तो ये आपके पास हो गया माइनस, अच्छा, -120 और -60 का सेंटर क्या होता है? -90। फिर -60 और -0 का सेंटर -30। 0 और 60 का एग्जैक्ट सेंटर 30। उसके बाद 60 और 120 का एग्जैक्ट सेंटर 151, नहीं 90, और 120 और 180 का एग्जैक्ट सेंटर कितना हो गया? 150 हो गया। टोटल एसिम्पटोट्स चेक करो, 1 2 3 4 5 6, 6 एसिम्पटोट्स हो गए यहाँ पे। ये बात भी क्लियर हो गई। सही है। अब प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है, चलो ये तो ग्राफ बन गया, सबसे पहले क्या हुआ? जीरोस डिसाइड हुए, जीरोस के एग्जैक्ट सेंटर जो होते हैं वो एसिम्पटोट्स होते हैं यहां तक। अब सवाल ये पैदा होता है, यार मेरा ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा या मेरा ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा? ये दूसरा प्रॉब्लम है मेरे लिए ना 10 के अंदर हमेशा। भाई ग्राफ यहां से जीरो से तो उठा, जीरो से उठ के ऊपर की तरफ जा रहा है, जीरो से उठ के नीचे की तरफ जा रहा है। उसके लिए आपने क्या काम करना होता है? आपने एक वैल्यू और सब्सटीट्यूट करनी होती है टू चेक कि मेरा जो ग्राफ है वो कहां जाएगा। वो वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट करो? -180 और -150 के बीच की वैल्यू रख लो, लेट सपोज -160। ये जरा सब्सटीट्यूट करो और चेक करो कि मेरा ग्राफ किस तरफ जा रहा है। जल्दी से। √3 आंसर। पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव √3, दोबारा क्रॉस चेक करो। जी सर माइनस के पॉजिटिव साथ है। है। 10 माइनस के साथ है, माइनस लिया है। जी। ठीक है। एक दफा मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ये हो जाएगा 10 3, 10 3 और -160। सही है। √3 पॉजिटिव का आ रहा है, यानी ग्राफ कहां पे जा रहा है? ऊपर की तरफ उठ रहा है। यहां से उठा ग्राफ लाइक दिस, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। ये ग्राफ आ गया। इसके बाद वाला इसका मतलब है ग्राफ यहां से नीचे आएगा और फिर ये ग्राफ ऊपर जा रहा है। उसके बाद ग्राफ नीचे आएगा और फिर ग्राफ यहां से ऊपर जा रहा है। उसके बाद यहां से ग्राफ नीचे आया और यहां से ग्राफ ऊपर की तरफ चला गया। देन ग्राफ यहां से आया नीचे और ग्राफ ये ऊपर चला गया आपके पास। वहां पे लाइक दिस, और यहां से ग्राफ ऐसे आ गया। अब टोटल नंबर ऑफ ग्राफ्स काउंट करो, 1 2 3 4 5, हाफ एंड हाफ इज 6। टोटल नंबर ऑफ जो है वो साइकिल 6 हो गई। टोटल नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स जो है वो भी आपके पास 6 आ गए। सो इस तरीके से आप अपना ग्राफ प्लॉट करते हो नंबर ऑफ साइकिल्स को देखते हुए कि मेरा न्यू पीरियड क्या होगा। ठीक है। अब यहाँ पे 10 के साथ फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो इसका मतलब ये था ये एम्पलीट्यूड शो करता है, क्योंकि ये पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एम्पलीट्यूड बताता है। सही है। तो अब आप काम क्या करोगे? जो टर्निंग पॉइंट होगा ग्राफ का, इसमें आप जो है वो यहाँ पे 3 3 मेंशन कर दोगे। यहाँ पे जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा? जीरो, ये है ना मेरे पास। तो जीरो पे आपके पास ओरिजिन होता है, तो जीरो पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं लाइक दिस पहले तो। ये मेरे पास है जीरो। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? ये आपके पास आ जाएगा +3, और जो टर्निंग पॉइंट पे ये वाली वैल्यू आ रही है वो आ जाएगा -3, लाइक दिस। और ये जीरो हम जो है वो ऊपर ले जाते हैं थोड़ा सा। तो ये आपके पास जो है वो tan θ का ग्राफ प्लॉट हो गया। इफ वी टॉक अबाउट ट्रांसलेशन वेक्टर, if we talk about translation vector,
ट्रांसलेशन वेक्टर के अंदर हमारे पास जो है वो शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ होती है, या तो अपवर्ड होता है या डाउनवर्ड होता है। ठीक है। अच्छा, अगर मेरे पास जो है वो एडिशन ऑफ द नंबर हो रही है तो ग्राफ अपवर्ड जाएगा, अगर सब्ट्रैक्शन हो रही है तो ग्राफ डाउनवर्ड आएगा। लेट सपोज मेरे पास क्वेश्चन आता है साइन एक्स प्लस 2। नॉर्मल साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? साइन एक्स का जो नॉर्मल ग्राफ होता है वो आपके पास होता है कुछ इस तरीके से। ये आपके पास ग्राफ है साइन एक्स का। सही है। अब यहां पे आपके पास जो है वो पीक वैल्यूज क्या थी? ये 1 है, ये क्या है? -1 है, और ये 0 है। जब भी ग्राफ में आपके पास जो है वो अलग से कोई नंबर ऐड अप होता है तो आपके पास जितनी वैल्यूज हैं वो सारी चेंज हो जाती हैं। यानी स्टार्टिंग वैल्यू अगर 0 थी और पीक वैल्यूज 1 और -1 थी, इसमें आप क्या करो, इन नंबर्स को ऐड कर दो। तो ये क्या हो जाएगा? इसका मतलब स्टार्टिंग वैल्यू 2 ऐड करोगे तो 2 से स्टार्ट होना चाहिए, इसमें 2 ऐड करोगे तो पीक वैल्यू 3 जानी चाहिए, और इसमें 2 ऐड करोगे तो 1 आनी चाहिए। आ रही है मेरी बात समझ? तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इसको थोड़ा सा और ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, समथिंग लाइक दिस, ये आपके पास है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ जो है वो अब 2 से स्टार्ट होना चाहिए। तो अब आपके पास यहाँ पे आ गया फॉर एग्जाम्पल 2, और ये आ गया 3। ये 3 है। स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए? 2 से। ये 2 से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ भाई, कहाँ तक पीक जानी चाहिए? 3 तक। ये पीक 3 तक जाएगी, उसके बाद वापस 0 पे आएगा, यानी 2 पे आएगा। उसके बाद नेगेटिव पीक क्या है? 1 पे। तो जो ग्राफ -1 पे था वो अब कहाँ पे आएगा? 1 पे आएगा, यानी नेगेटिव पीक यहाँ पे आएगी, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा। तो ग्राफ जो है वो किस तरीके से बना? लाइक दिस, लाइक दिस। कुछ इस तरीके से आपके पास ग्राफ बना, और दिखने में आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ भी आ रहा है और नजर भी आ रहा है कि ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ ट्रांसलेट हो गया। ऊपर की तरफ ट्रांसलेट का मतलब है जो ग्राफ एक नॉर्मल ब्लू था अब वो ऊपर की तरफ चला गया, बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव साइन ऊपर की तरफ चला गया। अगर नेगेटिव होता तो यहीं से ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ आपके पास जाता। ठीक है। अब हमारे पास जो है वो जो एक्सिस 0 पे था, जो यहाँ पे 0 पे था, वो अब एक्सिस किस पे चला जाएगा? 2 पे। तो आपका नया एक्सिस आ जाएगा, जो आ जाएगा यहाँ पे लाइक दिस। ये आपके पास नया एक्सिस आ गया। तो इस तरीके से हम जो है वो ट्रांसलेशन वेक्टर ड्रॉ करते हैं और अपने ग्राफ को जो है वो या तो अपवर्ड शिफ्ट करते हैं या डाउनवर्ड शिफ्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। आ रही है मेरी बात समझ? सही है। तो सिर्फ एक बात याद रखना, जो भी वाई एक्सिस की वैल्यूज हैं, जो भी वाई एक्सिस की वैल्यूज हैं, इसके अंदर जो है वो आप अपना ट्रांसलेशन वेक्टर अगर ऐड हो रहा है तो ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। आपको नए कोऑर्डिनेट्स खुद ब खुद पता चल जाएंगे, जैसे 3 2 1 यहाँ पे पता चला, और आपने उसे सिंपल प्लॉट करना और आपका आंसर आ जाएगा। आपके पास जो वैल्यूज है वो आपके पास यहाँ पे क्या है? देखो, पहले 1 है, फिर 0 है, फिर -1 है, यानी इसके अंदर क्या करना है? -1 आपने जो है वो ट्रांसलेशन वेक्टर ऐड अप करना है, -1। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका मतलब है 1 -1 0, यानी पीक जो है स्टार्टिंग 0 से होगी, मिडिल में जो है वो क्या आएगा? -1, और फिर क्या आएगा? -2, लाइक दिस। तो इसका मतलब है आपके पास 3 वैल्यूज आ गई। ये हो जाएगा -1 है, 0 है, और -2 एक और आएगा। तो -2 यहाँ पे आ गया आपके पास। सही। अब आपने इस ग्राफ को कॉपी किया, आई मीन के इस ग्राफ को जब आप प्लॉट करोगे तो आपके पास यहाँ ये आपके पास है, ये आपके पास आ रहा है, और ये आपके पास यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे जो काम होगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपके पास इस तरीके से चला गया, और ये आपके पास यहाँ पे आ गया। तो अब इसके अंदर एक चीज आइडेंटिफाई अगर आप करते हो तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस के लिए कलर चेंज कर देते ताकि विजिबल हो, थोड़ा सा नजर आए। ये आपके पास हो गया लाइक दिस। अब इसके अंदर हमारे पास जो है वो ग्राफ की पीक्स कहाँ तक जाएंगी?
हमने जो डिस्कस किया वो क्या था कि ग्राफ आपके पास यहाँ पर, ग्राफ की स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए, ग्राफ की स्टार्टिंग 0 से होनी चाहिए, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हुआ, उसके बाद -1 पे आया और लोअर पीक -2 है, यहाँ से होते हुए इस तरीके से बन गया, तो ग्राफ एक पॉइंट आपका क्या हुआ, नीचे की तरफ आ गया। देखो ये ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ ट्रांसलेट हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर बस ये चीज याद रखना कि आपने जो चीजें मेंशन करनी है वो चीज आपके पास क्या है कि आपको वाई एक्सिस की जो वैल्यूज हैं वो आपने अच्छे से मेंशन करनी है, 0, -1 और -2। अब कोई स्टूडेंट कहते हैं कि सर इसके अंदर क्या हमें ऊपर वाला ग्राफ बनाने की जरूरत है, वो जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली नीचे वाला ग्राफ बना के जो है वो अपने आंसर को, अपने ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, राइट।